नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ मरने से पहले ये तो बता दो कि प्रॉपर्टी किसके नाम की हो। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर आटा मथते हुए हाथ एकदम रुक गए। आटे से सने हाथों ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से कपकपाती आवाज़ सुनाई दी, स्नेहा आंटी, अम्मा जी नहीं रहे। क्या, कब, किस समय? मैं पूछती रह गई, परंतु दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। हाथ में फ़ोन लिए आरती जी के विषय में सोचती रही। उनका मेरे प्रति स्नेह व लगाव तो था ही, साथ ही वे समस्त सोसाइटी के लोगों से भी अत्यंत स्नेह रखती थी। इसी कारण से पिछले 15 दिनों से पड़ोस में से कोई न कोई उनके पास अस्पताल में था। कल रात तो उनसे मिलकर आई थी। डॉक्टर के अनुसार वे धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कल तो उनके बच्चे भी आ गए थे बाहर से। फिर रात ही रात में ऐसा क्या हुआ कि आरती जी ने अंतिम सांस ही ले ली। कल उनसे मिली थी तो वे कितनी खुश थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था। जितना सोचती उतना ही उलझती गई। भगतू का फ़ोन था, आखिर वह भी तो अभी बच्चा ही है, हो सकता है उसे कुछ पता ही न हो। आरती जी ने अपने बच्चों के बाहर जाने के बाद अपने पुराने नौकर के बेटे को अपने पास रख लिया था, जो घर के छोटे छोटे काम के साथ साथ आरती जी की भी खूब सेवा करता था। मैडम जी अस्पताल आ गया। ऑटो रिक्शे वाले की आवाज़ से तंद्रा टूटी। सामने ही सुबकते हुए भगतू मिल गया। देखते ही लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। किसी तरह उसे चुप कराया। आंसू पोंछते हुए आगे आगे चल पड़ा। मैं भी चुपचाप धीरे धीरे चल पड़ी। जाकर देखा तो डॉक्टर अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। भगतू ने जो बताया उस पर यकीन करना था तो मुश्किल, पर करना पड़ा। आरती जी को अपने बच्चों व डॉक्टर के बीच हुई बातचीत से अंदाज़ा हो गया था कि वे अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। वैसे तो अब उनके जीने का मकसद भी पूरा हो चुका था। समय रहते सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। अपने चारों बच्चों को भी बुला लिया था। वे चाहती थी कि जब वे अंतिम सांस ले तो उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने रहें। छोटा बेटा अनूप और छोटी बेटी अनु विदेश में रहते हैं। वे भी समय पर पहुंच गए थे। बड़े बेटे श्रवण ने आते ही डॉक्टर से मिलकर सारी स्थिति की जानकारी ली। बिस्तर पर लेटे लेटे आरती टकटकी लगाए अपने बच्चों को देखती रही। उन्हें लगा कि बच्चे आकर उसके गले लगेंगे, माथे पर हाथ फिराकर पूछेंगे, माँ तुम कैसी हो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शब्द सुनने को कान तरस रहे थे। बेटे तो बेटे, बेटियों ने भी अपनी माँ से दो बात तक नहीं की। बस सभी डॉक्टर से सलाह मशविरा करते रहे। मन के कोने से आवाज़ आई, उसके बच्चों को उसकी कितनी चिंता है, तभी तो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सोच रहे हों। मन ही मन बच्चों की कुशलता की कामना करते हुए आंखें बंद कर ली। नर्स ने दवाई देकर इंजेक्शन लगाया और हिदायत देते हुए बोली, माँ जी आप सोने की कोशिश करें, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालें। जाते जाते पास में खड़े बच्चों को भी समझाया, कोई भी इनसे ऐसी बात न करे जो इनके दिल दिमाग पर असर करे। ठीक है सिस्टर, आप चिंता ना करें, श्रवण ने कहा। तभी छोटी बेटी अनु ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर आरती जी को थोड़ा राहत महसूस हुई कि उसकी लाडली बेटी आ गई, अब कोई फिक्र नहीं है। पर यह क्या, उसने भी एक नज़र से देखा और अपने बहन भाइयों में जा मिली और पूछा, कैसी है अब स्थिति, अस्पताल में और कितना समय लगेगा। सिस्टर के कहने के बाद वे सोने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चों के बातों की आवाज़ कानों में अस्पष्ट सी सुनाई देने लगी। मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगी कि उसने बेकार ही अपने बच्चों की नीयत पर शक किया। उसके बच्चों को तो उनकी माँ की कितनी चिंता है। शायद यही कारण हो जो उससे ज़्यादा नहीं बोले। एक फ़ोन पर ही अपना काम धाम छोड़कर आ गए। डॉक्टर ने आकर दिन भर की रिपोर्ट पढ़ी और सिस्टर को कुछ कहकर एक इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद नींद आने लगी, पर दर्द के कारण बीच बीच में नींद खुल जाती। आंखें बंद देखकर बच्चों ने सोचा माँ सो रही है। अनूप और श्रवण आपस में बतियाने लगे। अनूप बोला, भैया माँ ने सारी उम्र मेहनत की, रिटायर होने के बाद भी 2-3 वर्ष तक काम करती रही। तुम ठीक कह रहे हो, और बाद में तो माँ की तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी, श्रवण बोला। पर माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी पता नहीं किसके नाम की होगी, अनु बोली। अगर माँ को कुछ हो गया तो, अनूप ने कहा। अरे क्या बेवकूफ़ों वाली बात करता है, कुछ क्या होगा, वो तो होगा ही, सब सामने है तुम्हारे, तुम्हें ध्यान नहीं, अभी अभी डॉक्टर क्या कह कर गए हैं।
माँ के पास ज़्यादा समय नहीं है, एक किडनी तो फेल हो ही चुकी है, दूसरी भी 90% खराब हो चुकी है। कहते कहते श्रवण चुप हो गया। हाँ भैया, डॉक्टर ने तो यह भी कहा है कि किडनी का इंतज़ाम हो जाए तो वो ठीक हो सकती हैं, अनु बोली। पर इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, क्या तुम दोनों इंतज़ाम कर लोगे? राधा बोली। नहीं नहीं, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता, मुझे तो वैसे भी 2 दिन बाद वापस बंगलौर जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी यहाँ, इसलिए आ गया। तभी उसकी पत्नी भी बोल उठी, दीदी हमें समय रहते माँ जी से पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने मकान के कागजात व जमा पूंजी किसके नाम की हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यह अनु की आवाज़ थी। वह चुपचाप लेटे लेटे अपने बच्चों की बातें सुनती रही। अब नींद कोसों दूर थी, शब्दों के सूल हृदय को बीघ रहे थे। तभी बड़े बेटे के बोल कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े। जैसे ही माँ की आंख खुलेगी, हम में से कोई एक माँ से पूछ लेगा कि गांव वाला मकान, बाजार वाली दुकान और यह घर किसके नाम किया है। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, जिसे 5 कपड़ों में विवाह कर अपने घर लेकर आई थी, क्योंकि उसके पिता की स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी जुबान भी जहर उगलने लगी। दीदी, माँ जी को ग्रेच्युटी के पैसे भी तो मिले थे पिछले महीने, दुकान का किराया भी आता है, तुम चिंता मत करो, सगुन जैसे ही माँ उठेगी हम सब पूछ लेंगे, छोटा बेटा बोला। एक ही करवट लेटे लेटे वह थक गई तो मुंह से कराह निकली। पास में खड़ा भक्तू भागकर करवट दिलाने में सहायता करने लगा, लेकिन उसकी अपनी औलाद ने तो हाथ लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा। माँ कैसी हो यह पूछना तो बहुत दूर है। नर्स आकर थोड़ी थोड़ी देर में बीपी चेक कर जाती, ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन दे जाती। यह क्रम सारा दिन चलता रहा। उनकी बिगड़ती हालत देखकर मासूम भक्तू ज़रूर दुखी था। चेहरा छिपाकर बहते आंसुओं को पोंछ लेता। कहते हैं जीवन के अंतिम क्षणों में जीवन भर का लेखा जोखा चलचित्र की भांति मानस पटल पर घूम जाता है। वही सब उनके साथ भी हो रहा था। वह जीवन की खट्टी मीठी यादों में खो गई। जब बीच मझधार में उनके जीवन की नैया को उनके पति छोड़ गए थे, तब 4 बच्चों के साथ कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए किनारे लगाया था। गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर शहर में प्लॉट खरीदा। अब उसका ध्येय था बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। बैंक से लोन लेकर मकान बनाया, जिसमें से आधा किराए पर दिया गया। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। ईश्वर की कृपा से बच्चे भी अच्छे निकले। बच्चों को कभी किसी तरह का अभाव नहीं होने दिया। जब कभी चिंता में डूबी होती तो अनूप बेटा यही कहता, माँ तुम चिंता ना करो, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं सब संभाल लूँगा। इन्हीं हिम्मत भरे शब्दों से गृहस्थी की गाड़ी को खींचती रही, कभी हार नहीं मानी। जब छोटे को अमेरिका जाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ी तो गांव की बची ज़मीन बेचनी पड़ी थी। शहर के मकान पर बैंक कर्ज की किस्तें तनख्वाह में से चली जाती। गहनों व थोड़ी बहुत की गई बचत शादी विवाह में खर्च होती रही। गहने कपड़ों से उसे स्वयं कोई लगाव नहीं रहा था। जब असली गहना ही चला गया था तो नकली जेवरों का क्या करना था। पर कितने दुख की बात है, जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा कर दी, वही आज माँ की कमाई का हिसाब मांग रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए औलाद को पाला पोसा जाता है? सोचते सोचते आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। आंसू पोंछते हुए भक्तू ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? आप रो क्यों रही हैं? उसकी मासूमियत देखकर उस पर प्यार आ गया और करीब बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके लिए आशीष की झड़ी लग गई। तभी नर्स ने आकर इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी बाजू सीधी की। पैरों के साथ साथ हाथों की सूजन भी बढ़ती जा रही थी। ग्लूकोज की बोतल बदलते हुए नर्स बोली, भक्तू माँ जी का ध्यान रखना, इन्हें उदास मत होने देना, समझे? जी दीदी। एक और अनूप अपनी बहन से कह रहा था, दीदी मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, आप तो यहीं रुक रही हैं ना? नहीं नहीं अनूप, मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लगी है। ठीक है तुम भी चलो, भक्तू तो है ही माँ के पास। भक्तू तुम यहीं रहना, माँ के पास कहीं जाना नहीं, समझे? कुछ बात हो तो हमें फ़ोन करवा देना। जी भैया। धीरे धीरे सारे भाई बहन वहाँ से खिसक लिए। कुछ देर बाद डॉक्टर चेकअप करने जाने लगे तो भक्तू हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर बाबू हमारी माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हमारी माँ जी को बचा लीजिए। कहते कहते वह रो पड़ा। सुबकियों की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह सोचने लगी,
इस पराये बच्चे के मन में मेरे लिए कितना दर्द है। जब से अस्पताल में दाखिल हुई हूँ वह अपने घर भी नहीं गया, दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ है। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, पर मैंने इसके लिए क्या किया? सोचते सोचते इंजेक्शन के असर से नींद की गहरी में डूबती चली गई। सोते सोते पता नहीं क्या आभास हुआ कि हड़बड़ा कर उठ गई। देखा कि भक्तू उनके पैर दबा रहा था। भक्तू ने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, लेकिन उसने बिना छड़ गवाए नर्स से कागज़ कलम मंगवा कर जल्दी जल्दी कुछ लिखा और कागज़ नर्स को पकड़ाते हुए हिदायत दी कि यह कागज़ डॉक्टर साहब को दे देना, पर मेरे जाने के बाद कहकर आंखें बंद कर ली। भक्तू यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों का सैलाब आज उमड़कर बाहर आ रहा है। आरती जी की सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी, आंखें भी खुलने और बंद होने लगी। हाथ के इशारे से भक्तू को अपने पास बुलाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरने लगी। भक्तू उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगा और बोला, अम्मा जी अब कैसी हो? आप फिक्र ना करें, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी, उसके कान इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए ही तो तरस रहे थे अभी तक। एक बार तो लगा उसके बच्चे उसके पास खड़े माथे पर हाथ रख कर कह रहे हैं। एक बार अच्छी तरह आंखें खोल कर देखा तो वहाँ 2 नर्स 2 डॉक्टर खड़े थे। एक हाथ भक्तू के हाथ में, दूसरा उसके सिर पर ही था कि उनकी गर्दन एक और लुढ़क गई। भक्तू फूट फूट कर रोते हुए अपने माँ जी के शरीर से लिपट गया। डॉक्टर के फ़ोन करने पर चारों बहन भाई भी उसी क्षण पहुँच गए। आरती जी द्वारा लिखा कागज़ अनूप को देते हुए डॉक्टर बोले, क्षमा करें, हम आपके माँ जी को नहीं बचा सके। चारों बहन भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि माँ ने अपनी जमा पूंजी किस किस को कितनी दी। भैया बताओ ना, माँ ने किसको क्या दिया है? अनूप ने कागज श्रवण की ओर बढ़ा दिया और माथे पर आया पसीना पोंछने लगा। सभी बारी बारी से कागज पढ़कर एक दूसरे की ओर बढ़ाते रहे। कागज पर लिखे शब्द उनकी संवेदनाओं व इंसानियत पर मुंह चोट कर रहे थे। छोटी बेटी अनु के हाथ से कागज छूटकर नीचे गिर गया। सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। आरती जी की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भक्तू ही करे। शरीर का जो भी अंग किसी के काम आ सके वह उसकी ओर से दान समझा जाए। दुकान व उसका किराया भक्तू को मिले तथा घर को बेसहारा लोगों के लिए आश्रम बना दिया जाए। डॉक्टर व नर्स अपनी गतिविधियों में लग चुके थे। चारों भाई बहन अपनी माँ के पार्थिव शरीर को बिना देखे ही, बिना स्पर्श किए ही अपनी अपनी राह चल दिए थे। दोस्तों, अम्मा जी ने समय रहते अपने बच्चों की असलियत को भांप लिया था और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम और भक्तू के नाम कर दी। सिर्फ जन्म देने से माँ बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मिल जाता, उसके लिए माँ बाप की सेवा और सम्मान भी करना पड़ता है। आपको अम्मा जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।